बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज की क्लास में हम लोग जो P2 मॉक्स का एग्ज़ाम हुआ था, वो उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब ये पहला क्वेश्चन जिसमें काफ़ी जो है अजीब रिज़ल्ट देखने को मिला, मैं इधर जो है वो इसका कोई और ज़िक्र नहीं कर सकता, ठीक है? तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा ताकि आपके कंसेप्ट्स क्लियर हों। अच्छा जी, अब पहला क्वेश्चन है इथेनॉल कैन बी मैन्युफैक्चर्ड बाय रिएक्टिंग इथीन विद स्टीम। ठीक है, तो जब भी आपके पास इथीन विद स्टीम आएगा, तो इथीन विद स्टीम के अंदर आपके पास तीन चीजें थी। इथीन विद स्टीम में इसके रिएक्शन में तीन, एक तो फॉस्फोरिक एसिड एज अ कैटलिस्ट हम लोग यूज करते थे, और टेम्परेचर रेंज होती थी 300 टू 400 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब अगर आपका टेम्परेचर जो है वो 300 से है, तो ए और बी आपका आंसर नहीं हो सकता, आपने एलिमिनेशन रूल अप्लाई करना। उसके बाद सेकंड कंडीशन ये थी कि इसमें टेम्परेचर सॉरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो था वो 60 टू 70 एटीएम प्रेशर था। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला जो है डी वाला पोर्शन इसमें 35 है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, तो सी इज द राइट ऑप्शन। ये कंडीशंस आपने याद करनी होती। ब्यूटानॉल, अब मीथानॉल, इथानॉल, प्रोपानॉल, ब्यूटानॉल। ब्यूटानॉल में 4 कार्बन एटम और ओल ग्रुप से है, तो ओल जो है वो हाइड्रोक्सल मतलब अल्कोहल ग्रुप से था, तो इसकी ये स्ट्रक्चर बनना था। इसमें आपने 4 कार्बन एटम बनाने हैं, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे आपने सभी जगह पे हाइड्रोजन लगा देने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास ये क्वेश्चन है बड़ा ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें अब कहता है कैलकुलेट क्या करना है। जब भी आपके पास मोल्स का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मोल्स का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, तो उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ना आपने जो है वो हमेशा तीन चीजें इस तरह आपने ना तीन पोर्शन में डिवाइड कर लेना। और सबसे पहले आपने वो चीज देखनी है जो आपने कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट क्या करना है? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन जब आपने कैलकुलेट करनी है, आपने कंसंट्रेशन लिख ली, कंसंट्रेशन का फॉर्मूला भी लिख लेना। अगर आपको नहीं याद तो यहां से देख लें, मोल्स डेसीमीटर क्यूब जो होता है वो वॉल्यूम का यूनिट होता है, तो मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। और अब आपने ये चीज देखनी है कि आपने कंसंट्रेशन किस चीज की फाइंड करनी है? विनीगर की। ठीक है, विनीगर आपके पास क्या है? CH3COOH, इथा नोइक एसिड। ठीक है, तो आपने यहाँ पे ये लिख दिया CH3COOH। अच्छा जी, अब आगे आपने अपना पूरा क्वेश्चन अच्छे तरीके से देखने के बाद आपने डेटा देखना है कि आपको कैलकुलेशन वाला डेटा क्या दिया हुआ है। 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ विनीगर, इसका मतलब वॉल्यूम आपको दिया हुआ है। विनीगर आपका क्या था? CH3COOH। तो इसमें वॉल्यूम, जब भी कंसेंट्रेशन वाला क्वेश्चन हो तो वॉल्यूम को हमेशा डेसीमीटर क्यूब में आपने कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे? 25 को 1000 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो जब आप डिवाइड करेंगे तो ये 0.025 आपके पास आ गया। उसके बाद आपके पास वॉल्यूम आ गया। क्या मैं वॉल्यूम इधर प्लेस कर सकता हूँ इस फॉर्मूले में? ऑब्वियसली कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास वॉल्यूम यहाँ पे किसका रिक्वायर था? CH3COOH, वो मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ। दूसरे नंबर पे आपने ये देखा कि 45 सेंटीमीटर क्यूब, फिर इसको वॉल्यूम है अगेन, इसको 1000 पे डिवाइड किया तो 0.045, और ये वॉल्यूम किसका आया? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, KOH का। ठीक है, और कंसेंट्रेशन भी इसी की दी हुई है। तो जब आपको वॉल्यूम भी दिया हुआ है और कंसंट्रेशन भी दिया हुआ है, तो आपके पास मोल्स का फॉर्मूला होता है। इधर से मोल्स का फॉर्मूला बना रहे, कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम, ये वॉल्यूम उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मोल्स इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम। अब मोल्स किसके आएंगे? KOH के, क्योंकि KOH के पूरा डेटा हमारे पास अवेलेबल है। अब कंसंट्रेशन कितनी है? 0.4 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम कितना है? 0.045। ठीक है, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आंसर आता है? आपके पास आंसर आएगा 0.018। 0.018 ये मोल्स आ गए। अब ये मोल्स किसके आए? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स। ठीक है, अब आपको चाहिए किसके? आपको चाहिए CH3COOH के मोल्स चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन भी उसी की है, तो आपने यहाँ पे लिख लेना है CH3COOH रेशो कंसेंट KOH। ठीक है, यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब इक्वेशन पे आ जाना है। CH3COOH को अंडरलाइन कर लें और KOH को। 1 मोल्स है, सेम मोल्स है, तो इसका मतलब आपके पास जितने मोल्स KOH के आए हुए हैं उतने ही आपके पास CH3COOH के मोल्स होंगे। तो मैं यहाँ पे 0.018 इसको लिख दूंगा, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद आपके पास 0.72 आंसर आएगा, जो कि आपकी कंसंट्रेशन 0.72
मोल्स, तो आपने यहाँ पे ये 0.72 मोल्स लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी आपके पास जो है ये मोल्स में से लिया गया है, सेम वही काम करना है आपने, ये चीज देखनी है, कैलकुलेट क्या करना है भाई, वॉल्यूम और सेंटीमीटर क्यूब में करना है। अब मैंने वॉल्यूम लिख लिया, वॉल्यूम किस में चाहिए भाई, सेंटीमीटर क्यूब में, मैंने ये लिख लिया। अब किसका वॉल्यूम चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, CO2 का, ठीक है। अब आपने अपने पूरे क्वेश्चन में देखना है क्या आपको कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन तो नहीं गिवन, अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन गिवन है देन आपने कंसंट्रेशन वाला फॉर्मूला लगा के वॉल्यूम फाइंड करना है। अगर इसकी कंसंट्रेशन नहीं दी हुई तो फिर आपके पास सिंपल फॉर्मूला जो आपका यूज होता है, मोल्स इनटू 24,000। अब चूंकि मेरे क्वेश्चन में मुझे कंसंट्रेशन नहीं दी हुई थी, जिसकी वजह से मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया। अब मुझे मोल्स किसके चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड के। अब आप देखें आपके पास डेटा क्या है, 0.0030 मोल्स CH3COOH, ठीक है। तो ये मोल्स किसके आए हुए हैं, CH3COOH के मोल्स आए हुए हैं। पर मुझे किसके मोल्स चाहिए, मुझे तो चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड के। अब मैं आया रेशो मेथड पे, ठीक है। अब चूंकि उसने सेकंड पार्ट आपको पहले से करके दिया हुआ, आपको मोल्स निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब किसके चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने अंडरलाइन कर लिया CO2। अब मैंने देखा कि मेरे पास यहाँ पे 2 मोल्स हैं, 2:1, ठीक है। और ये आपके पास क्या है, CH3COOH, ये आपके पास जो है इसके मोल्स आए हुए थे 0.0030, जो आपके क्वेश्चन में मौजूद थे ये, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स आपने फाइंड करने हैं। जब आप इसको डिवाइड करेंगे ऑब्वियसली ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे और ये 0.0030 डिवाइड होगा, किसके साथ ये डिवाइड होगा भाई, ये डिवाइड होगा 2 के साथ, ठीक है। तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 0.0015, 0.0015। तो ये किसके मोल्स आए आपके पास, कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स। अब इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करें, 0.0015 इंटू 24,000, तो आपके पास जो भी आंसर आएगा वो आपका वॉल्यूम होगा 36, ठीक है। तो ये 36 सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो आपके पास क्या है, अल्कोहल। अल्कोहल जो है वो रिएक्ट कर रही है कार्बोक्सिलिक एसिड से टू फॉर्म एस्टर। विच अल्कोहल कुड रिएक्ट टू फॉर्म एस्टर। अब आपने एक चीज याद रखनी है, ये आपका इथाइल जो होगा ना, अल्काइल YAL जहां पे लिखा होता है वो अल्कोहल पोर्शन होता है। और जो O8 होता है ना अल्कोहल के बाद, O8 मतलब जिसके एंड पे O8, प्रोपानोएट, ब्यूटानोएट जो इसके ऊपर होता है, तो वो आपके पास क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो इसमें अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, तो वो आपका प्रोपानोइक एसिड है। और अल्कोहल का पूछा है तो आपने अल्कोहल बताना है, अल्कोहल आपके पास इथाइल था, तो इथाइल से इथानोल, ठीक है, C2H5OH, इथानोल था आपके पास यहाँ पे, इथाइल से इथानोल। और इथानोल में आपको पता है C2 दो कार्बन एटम होते हैं। अगर आपको ये नहीं याद तो आप ये फॉर्मूला लिख लें, इसका जनरल फॉर्मूला, और यहाँ पे OH, और N की वैल्यू यहाँ पे 2 है, इसमें पुट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। तो ये राइट ऑप्शन इसका B था। अच्छा, अब अगर इन दोनों में कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन और एडिशन पॉलीमराइजेशन में आपसे डिफरेंस पूछता है, डिफरेंस आपके पास एक ही स्मॉल सा डिफरेंस है जिसमें जो है स्मॉल मॉलिक्यूल प्रोड्यूस, किसमें स्मॉल मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता था कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेट या रिमूव होता था, जिस तरह आपके पास H2O प्रोड्यूस हो रहा था, ठीक है, H2O प्रोड्यूस। पर एडिशन रिएक्शन में, एडिशन में ये नहीं होता, ठीक है। अच्छा जी, यूनिट और पॉलीएस्टर। अब आपने जब भी मोनोमर्स ड्रॉ करने हैं ना, तो याद रखिएगा आपने ये ढूंढना है अपने पूरे स्ट्रक्चर में, C डबल बॉन्ड और O के साथ। ये यहां पर भी ये आपको नजर आ जाए तो आपने सिंपली, मुझे यहाँ पे ये नजर आ रहा है तो मैंने इधर से मैंने इसको ब्रेक कर देना। अब ये वाला जो पोर्शन है ना, जहां पर भी C डबल बॉन्ड O हो वो आपके पास कार्बोक्सिलिक पोर्शन होता है। तो आपने इसको ऐसे लिखना है, कार्बन डबल बॉन्ड O, कार्बन डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आपने एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। उसके बाद अब ये वाला जो पोर्शन होता है ये अल्कोहल पोर्शन था, अल्कोहल, ठीक है, मतलब O के ऊपर एंड हो रहा है तो ये अल्कोहल है, कार्बन कार्बन, ये इस तरह, ठीक है। O यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक हो गया। अब जो बच्चा ये पेपर में लिख कर आएगा उसको 0 मार्क पॉइंट मिलेगा। अब यहाँ पे आपने एक पॉइंट याद रखना है, कार्बोक्सिलिक में से OH रिमूव किया था, वही OH वापस आपने लगाना है। ये अब मोनोमर बना एक, और हाइड्रोजन रिमूव किया था इसमें से, अल्कोहल में से, तो आपने हाइड्रोजन इधर लगाना है, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन मेंशन कर लीजिएगा। आगे
बायोपॉलिएस्टर का एडवांटेज इसका ये है कि ये जो है आपके पास बायोडिग्रेडेबल होता है। बायोडिग्रेडेबल मतलब खुद ब खुद डिकम्पोज हो जाता है, डिकम्पोज बाय बैक्टीरिया भी लिख सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, तो ये इसके आंसर थे। अब सेकंड क्वेश्चन आपके पास है, इन स्टेज 1 सल्फर इज बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड, वन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम कॉज्ड बाय रिलीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर। अब ये भी बहुत आसान है, सिंपल, एसिड रेन कॉज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एसिड रेन लिख दिया। फिर आपके पास ये मोल्स का क्वेश्चन आ गया। अब फिर वही काम करना है, आपने फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम। अब आपको डेसीमीटर क्यूब में चाहिए, और किसका चाहिए, सल्फर डाइऑक्साइड का। तो मैं यहाँ पे वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में और सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ठीक है, अब मैंने देखा पूरे क्वेश्चन में मेरे पास जो है कंसंट्रेशन नहीं है, तो मैं सिंपल फॉर्मूला लगाऊंगा, मोल्स इनटू 24। ठीक है, अच्छा, अब मोल्स किसके चाहिए आपको, सल्फर डाइऑक्साइड के मोल्स चाहिए। अब देखें आपके पास डेटा किसका दिया हुआ है, 6.4 टन्स। क्या दिया हुआ है, 6.4 टन्स ऑफ सल्फर। सल्फर होता है S। ठीक है, अब क्या मैं इसके मोल्स निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। मोल्स का फॉर्मूला होता है कि इसमें आपने मैस डिवाइडेड बाय MR करना होता है। अब ये देखें आपके पास टन्स को जो है ना वो ग्राम्स में कन्वर्ट उसने करके दे दिया है, तो मैं टन्स को ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, वो क्या बनता है मेरे पास, 6.4 इंटू 10⁻⁶ ये बन जाएगा। तो इधर मैं लिख दूंगा 6.4 इंटू 10⁻⁶, और इसको मैं डिवाइड करूंगा इसके AR से, एटॉमिक मास से। तो जो आपके पास आंसर आएगा, वो आपके पास क्या आंसर आता है, वो आपके पास आंसर आएगा जो है आंसर डिवाइडेड बाय 32। और क्या आंसर आता है, इसको जरा कैलकुलेट करते हैं। 6.4 डिवाइडेड बाय 32, चलिए मैं कर रहा हूँ। 6.4 डिवाइडेड बाय 32, ये आता है 0.2। ठीक है, और 0.2 इंटू 10⁻⁶ ये बनेगा। ठीक है, अब आपको सल्फर नहीं चाहिए, अब आपको क्या चाहिए, सल्फर डाइऑक्साइड के मोल्स चाहिए, सल्फर रेशो सल्फर डाइऑक्साइड। अब सिंपली मैं क्या करूंगा, मैं इक्वेशन पे जाऊंगा, सल्फर मेरा 1 है और सल्फर डाइऑक्साइड भी 1 है, तो इसका मतलब सेम मोल्स रहेंगे, मतलब मोल्स में चेंज नहीं आएगा। तो मैं मोल्स यहाँ पे यही रखा। ठीक है, ये मैंने यही वैल्यू ली और इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 24 से, तो ये मेरे पास बन जाती है 4.8 इंटू 10⁻⁶। तो यही आपका आंसर था डेसीमीटर क्यूब में, तो आपने इधर लिख देना था। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट, हाउ कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट दो काम करता है सिर्फ, बाय लोअरिंग डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी, लोअरिंग डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को ये शॉर्टकट में लिख देते हैं, और बाय अल्टरिंग द रिएक्शन पाथवे, अल्टरिंग द रिएक्शन पाथवे को ये चेंज कर देता है। ठीक है, तो ये आपने लिखना था इसमें। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बड़ा ही इंपॉर्टेंट, गिव अ रीजन व्हाई इंक्रीजिंग इन प्रेशर वुड इंक्रीज द यील्ड ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, अब आपने एक चीज याद रखनी है, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करनी है ये कौन सा रिएक्शन है, रिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में आपको पता है कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है। तो प्रेशर किस चीज पे इफेक्ट करता है, सिर्फ गैसेस पे। तो अब मैंने देखा तो ये सारी की सारी गैसेस हैं, इस तरफ गैस के कितने मोल्स हैं, 2 + 1, तो कितने हो गए इधर 3 मोल्स, और इस तरफ गैस के कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स। अब जब आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम वहां जाता है जहां पर लेजर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस होते हैं। ठीक हो गया, मतलब आपके पास यहाँ पे इस तरफ 3 मोल्स हैं और इस तरफ 2 हैं। प्रेशर के इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, राइट साइड पे। तो यहाँ पर गिव अ रीजन व्हाई इंक्रीज इन प्रेशर वुड इंक्रीज द यील्ड ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो इसका क्या रीजन लिखेंगे कि आपके पास जब आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो फ्यूअर मोल्स ऑफ गैस की तरफ मूव करेगा, मतलब फ्यूअर मोल्स ऑफ गैस है वहां पे। ठीक है, राइट साइड पे, गैस ऑन राइट साइड, राइट साइड। अच्छा जी, अब why it is not necessary to increase the pressure in stage 2। अब देखते हैं स्टेज 2 क्या है। स्टेज 2 के अंदर यही है, स्टेज 2 यहाँ पे इतना जरूरी क्यों नहीं है कि प्रेशर इंक्रीज करें। तो अब आप देखें आपकी यील्ड कितने परसेंट आई हुई है, अप्रोक्सीमेट 98% यील्ड है। ठीक है, तो अब आपके पास ऑलरेडी जो है एज यील्ड इज अप्रोक्सीमेट 98%, तो यही इसका आंसर था, एज यील्ड इज अप्रोक्सीमेट 98%। ठीक है, तो इसलिए आपने इसको
जो है एज इट इज इधर लिख देना था। अब ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। सल्फर ट्राइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड ऑब्वियसली हमें पता है SO3 होता है। उसके बाद रिएक्ट्स विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO आएंगी। ओलियम भी उसने बता दिया आगे, ओलियम इज देन एडेड टू वाटर, ये ओलियम था, ठीक है, ओलियम वाटर के अंदर ऐड हुआ H2O, और टू फॉर्म कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है। अब आपने इसको बैलेंस करना है। अब आप यहाँ पे देखें तो आपके पास सल्फर कितने हैं, 2। तो अगर मैं यहाँ पर 2 प्लेस कर देता हूँ, मेरा सल्फर बैलेंस हो गया, ठीक है। अब सल्फर तो बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 2 6 प्लस 4 10 हो गए। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 7, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर भी 2 लगा देता हूँ, तो अब आप देखें कि इस 2 लगने की वजह से थोड़ा सा चेंज आ जाएगा इसमें इक्वेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसको देख लेना है, इसको बैलेंस कीजिएगा। अगर फिर भी ना समझ आई तो इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। आपकी मार्क्स की में जो लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको सिंपल इसने ऐसे लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो H2O है, यहाँ पे सिंपली उसने 2 प्लेस किया, 2H2SO4, ठीक है। और हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन आपके पास 8 है, तो ये बैलेंस है। यहाँ पे सल्फर ऑक्सीजन आपके पास 7 है, सल्फर 2 है, और हाइड्रोजन ये ऑलरेडी बैलेंस है, सॉरी, यहाँ पे ये ऑलरेडी आपके पास बैलेंस है। देखें आपके पास सल्फर कितने हैं, 2, यहाँ पर भी एक सल्फर ये है, एक सल्फर ये है, और ऑक्सीजन 3 है, प्लस 4 7, और हाइड्रोजन 2, तो ये ऑलरेडी बैलेंस है। तो यहाँ पे आपको 2 लगाने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चों ने यहाँ पे 2 लिखा हुआ था, जो कि गलत आंसर था, तो प्लीज इसको ठीक कर लीजिएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है ये परसेंटेज बाय मास ऑफ नाइट्रोजन। परसेंटेज बाय मास ऑफ नाइट्रोजन का फॉर्मूला, मास ऑफ नाइट्रोजन, इसका फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ एटम्स, आपके पास जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं नाइट्रोजन के, ठीक है, जिस भी पर्टिकुलर आपने एटम के निकालना है, मल्टीप्लाई बाय AR मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, और डिवाइडेड बाय MR। MR होता है पूरे मॉलिक्यूल का। आपने सिंपली करना क्या है, सबसे पहले ये जो भी दिया होगा इसको आपने ओपन करके लिखना है। अब मैं जब ये ब्रैकेट्स ओपन करूंगा तो मेरे पास नाइट्रोजन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन 4 इंटू 2 8, ठीक है, सल्फर 1 और ऑक्सीजन 4। इसका मैं MR फाइंड कर लूंगा। अब इजीली मेरे पास MR फाइंड हो जाएगा, 2 इंटू 14 8 इंटू 1 सल्फर 32 प्लस 4 जो है वो आपके पास क्या है, ये 132 बन जाएगा, ठीक है। तो ये 132 मेरा MR आ गया। अब मैंने इसमें सिंपली वैल्यूज प्लेस करनी है। अब देखें नंबर ऑफ एटम्स फॉर नाइट्रोजन कितने हैं आप, मेरे पास अब 2 नाइट्रोजन एटम है, तो मैंने 2 लिखा, मल्टीप्लाई बाय 14 लिखा, मल्टीप्लाई बाय 100 लिखा, डिवाइडेड बाय 132 जो इसका MR है। तो अब आपके पास जो भी परसेंटेज आएगी 21.21%, तो ये आपके पास परसेंटेज है नाइट्रोजन की। अच्छा जी, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम ऑफ फास्फोरस। अब फास्फोरस में 15 है, आपको पता है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे में 8, और तीसरे में फिर 5 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। उसके बाद कैल्शियम फोस्फाइड इज एन आयनिक कंपाउंड। कैल्शियम फोस्फाइड क्या है, आयनिक कंपाउंड है। अब आगे क्या कहता है, द फॉर्मूला फॉर कैल्शियम आयन इज Ca+2, व्हाई द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम फोस्फाइड इज Ca3+2। अब आपको ये पता है कि जब ये Ca3P2 था, ये जो है आयन का चार्ज जो है, ये कैल्शियम का जो चार्ज इधर दिया हुआ है, ये फास्फोरस का चार्ज है, और ये फास्फोरस का जो चार्ज है ये कैल्शियम के ऊपर, ठीक है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं इसमें फास्फोरस के ऊपर -3, और ये फास्फोरस नहीं है, ये क्या है, फोस्फाइड, मतलब आपके पास IDE वाला बनेगा, ठीक है। तो फोस्फाइड के ऊपर एक तो आपने ये बताना है -3 चार्ज है, ठीक है, और इट रिक्वायर्स हाउ मेनी कैल्शियम एटम्स टू बैलेंस। तो इसको कैल्शियम आयंस जो है, एटम्स नहीं आयंस, कैल्शियम आयंस 3 आयंस चाहिए इसको, 3 आयंस, ठीक है, 3 कैल्शियम आयंस चाहिए। और उसके बाद जो है कैल्शियम 3 कैल्शियम आयंस को कितने फोस्फाइड आयन चाहिए, रिक्वायर्स 2 फोस्फाइड आयंस, 2 फोस्फाइड आयंस, ठीक है। और फिर जब ये आयन एक्सचेंज करेंगे विद द हेल्प ऑफ आयन एक्सचेंज, ठीक है, और वो फिर कैंसल आउट हो जाएंगे इनके चार्ज, और फिर ये आपका आंसर आ जाएगा इसमें। अच्छा जी, अब देखें आपके पास यहाँ पर कैल्शियम जो है वो 3 है, फास्फोरस कितने हैं, फास्फोरस 2 है, ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन देखें आपके पास 4 2 8। यहाँ पे अगर मैं 8 लगाता हूँ तो मेरे ऑक्सीजन बैलेंस हो जाते हैं। 8 लगाने के साथ साथ कार्बन भी तो 8 हो गए, तो यहाँ पर भी आपको 8 प्लेस करना है, ठीक है। अच्छा, अब रोल ऑफ कार्बन इन दिस रिएक्शन। अब इक्वेशन क्या है, इक्वेशन आपके पास कार्बन का रोल, सॉरी, यहाँ पे देखें इसकी इक्वेशन यही है। अब आप मुझे खुद बताएं कार्बन ने क्या किया, ऑक्सीजन गेन किया,
ठीक है, और इसके ऑक्सीजन लूज करवाए, जो दूसरे के ऑक्सीजन खुद ले ले, तो वो उसने खुद की क्या की, ऑक्सीडेशन, ठीक है, और दूसरे की क्या की, रिडक्शन। तो यहां पे कार्बन क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। आपने हमेशा याद रखना है कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करता है हमेशा। तो इन शॉर्ट आपने ये याद रखना है, रिड्यूसिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, एक्सेप्ट्स, एक्सेप्ट्स या फिर गेन, गेन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गेन करता है, गेन ऑक्सीजन फ्रॉम अदर सब्सटेंस। अदर सब्सटेंस क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक हो गया, ये इसकी रीजनिंग में आपने अदर सब्सटेंस, ये आपने उसकी रीजनिंग में लिखना है। अच्छा जी, अब देखें, आपके पास ये एक इक्वेशन है बड़ी इंपॉर्टेंट, कैल्शियम फोस्फाइड आईडी वाला, CaP, ठीक हो गया, कैल्शियम फोस्फाइड का दिया हुआ था CH3P2 प्लस रिएक्ट्स विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है H2O टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज होता है और हाइड्रोक्साइड के ऊपर OH नेगेटिव चार्ज। तो आपको पता है इस पूरे के ऊपर चार्ज है, आयन एक्सचेंज से ये 2 इधर चला जाना है, ये माइनस हो जाना, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने CaOH ट्वाइस लिखना है। अगर आपने ये मिस्टेक कर दी, CaOH लिखा है, तो आपको 0 मार्क पॉइंट मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे दूसरी प्रोडक्ट उसने खुद बता दिया है, PH3। अब एक मार्क पॉइंट तो इस चीज का है कि आपने एग्जैक्ट केमिकल फॉर्मूला लिखे। दूसरा मार्क पॉइंट इसको बैलेंस करने का है। कैल्शियम कितने हैं यहाँ पे, 3, तो मैं यहाँ पे अगर 3 लगा दूं, कैल्शियम मेरे बैलेंस हो गए। फॉस्फोरस कितने हैं आपके पास यहाँ पे, 2, ठीक है। तो फॉस्फोरस अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूं तो ये मेरे बैलेंस हो गए। अब मैंने हाइड्रोजन देख लेने हैं, हाइड्रोजन देखें यहाँ पे तो 3 2 जार 6, ठीक है। और यहाँ पर देखें तो 3 2 जार 6, तो 6 + 6 12 हाइड्रोजन होते हैं। तो मैं अगर यहाँ पे 6 लगा देता हूँ तो मेरे हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाते हैं, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाते हैं। ऑक्सीजन कैसे बैलेंस होते हैं, 3 2 जार 6 है और ऑक्सीजन को ओपन करें तो 6 ऑक्सीजन, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे देखें, तो कैल्शियम फोस्फाइड एज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। सबसे पहले तो कैल्शियम जो है वो मेटल है, तो ये आयनिक बॉन्डिंग है। अब आयनिक बॉन्डिंग होने की वजह से इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक forces of attraction between पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, ठीक है। अब थर्ड मार्क पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, सो अ लॉट ऑफ एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक द बॉन्ड। अब अगर किसी बच्चे ने यहाँ पे मोर एनर्जी लिखा, मोर एनर्जी पे मार्क पॉइंट इग्नोर हो जाना है। आपने मोर नहीं लिखना, यहाँ पे अ लॉट ऑफ एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक द बॉन्ड, क्योंकि मोर जो होता है वो कंपैरेटिवली डिग्री होती है और आप कंपेयर नहीं कर रहे किसी से, ठीक है। सो अ लॉट ऑफ एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक द बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड का जिक्र करना है, ब्रेक द बॉन्ड। अच्छा जी, अब आगे देखें तो आपके पास आगे जो है फर्दर क्वेश्चन आ जाता है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे देखें आपका डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव, इसका मतलब ये एंडोथर्मिक है। तो एंडोथर्मिक में आपने एक चीज याद रखनी है, एंडो, एंडो में रिएक्टेंट्स की एनर्जी क्या होती थी, लो होती थी, ठीक है। एंडो में रिएक्टेंट्स की एनर्जी क्या होती थी, वेरी लो होती थी, ठीक है। और प्रोडक्ट्स की एनर्जी हाई होती थी यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने ऐसे बना लिया। तो अब मैंने यहाँ पे लिख लिया, ये मेरे रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, और ये मेरे प्रोडक्ट्स हैं। अब इसको मैंने डॉटेड में एक्सपेंड कर लेना। अब हमेशा आपने रिएक्टेंट से हब तक ऐसे स्ट्रेट लाइन लगानी है, एरो देना, ठीक है। एरो ऊपर वाली साइड पे होना चाहिए, ये आपकी होती है एक्टिवेशन एनर्जी। और हमेशा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जो आप एरो देंगे वो आपके पास डेल्टा एच होगा, और डेल्टा एच आपका पॉजिटिव होगा क्योंकि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अच्छा जी, अब आपके पास यहाँ पे ये बॉन्ड एनर्जीज हैं, ये गिवन है, ठीक है। आपने कैलकुलेट क्या करना है, नीडेड टू ब्रेक द बॉन्ड्स, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी नीड, उसके कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए टू ब्रेक द बॉन्ड्स, ठीक है। अब आपको इक्वेशन चाहिए होगी। इक्वेशन अगर आप देखें तो आपके पास एन एन के कितने बॉन्ड है, एक ही है, तो ये 944 प्लस हाइड्रोजन के कितने, एक ही है, पर ये जो है ना 3 इससे मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 3 इंटू 436। तो जो भी आपके पास बॉन्ड ब्रेक होता है वो हमेशा लेफ्ट साइड पे होता है, जो बॉन्ड मेक होता है वो राइट साइड पे होता है। यहाँ पे बॉन्ड मेक और वो क्या था, ब्रेक, ठीक है। ब्रेक में हीट एब्जॉर्ब होती है, एब्जॉर्ब, और इसमें हीट रिलीज होती है, मेक में रिलीज। ये आपने इसमें याद रखना है। अच्छा,
अब जब आपसे जो है वो प्रोडक्ट साइड का पूछेगा तो इसमें NH कितने, 1 2 और 3, ठीक है। और ऑब्वियसली ये वाला 2 भी तो मल्टीप्लाई कर रहा है ना, तो 2 इंटू 3 इंटू NH की बॉन्ड एनर्जी, NH की बॉन्ड एनर्जी कौन सी थी, ये 391, 391 ये मैंने लिख ली, तो ये मेरी हीट एनर्जी रिलीज आ जाएगी। और आपको पता है चेंज इन एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा H, हीट एब्जॉर्ब माइनस रिलीज, मतलब रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स। तो जब आप इसको फाइंड करेंगे तो ये आपके पास माइनस में एनर्जी आ जाएगी, ठीक हो गया। तो ये बताएगा आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट आपके पास ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब गिव अ लेटर ऑफ द स्पीशीज दैट इज नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन गेन किए जाते हैं। अब देखें आपके पास स्पीशी 1 में प्रोटॉन जो है इसके इलेक्ट्रॉन देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे 1 है, प्रोटॉन भी 1 है, सेम। प्रोटॉन 3 है और इलेक्ट्रॉन भी 3 है, सेम। 3 है सेम। 9 है और 10 है, तो इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, -1, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो इसका मतलब आपका डी इज द राइट ऑप्शन, ठीक हो गया। उसके बाद गिव अ लेटर ऑफ द स्पीशीज दैट हैज अ फुल आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स, किसके इलेक्ट्रॉन्स फुल हैं। अब आप देखें आपको आउटर शेल इलेक्ट्रॉन, या तो अगर पहला शेल है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो दूसरा शेल है तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन। अगर आप ये देखें तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसके आउटर शेल इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फील्ड है, जिस तरह इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 8 बनेगी। तो यही आपके पास डी ऑप्शन ही इसका राइट ऑप्शन था। अच्छा, गिव अ लेटर ऑफ द स्पीशीज दैट हैज एन एटॉमिक नंबर इक्वल टू मास नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और एटॉमिक मास जो होता है, एटॉमिक मास उसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते थे, ठीक है। आप प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन करके देखें इसी को, 1 प्लस 0 तो 1 ही आ रहा है आपके पास, सेम। तो अब आपका ये ए इज द राइट आंसर, तो आपने यहाँ पे ए लिख देना। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों सेम है एलिमेंट्स की। यहाँ पे एक तो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपने लिखने हैं, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। और दूसरे नंबर पे सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। ये वर्ड आपने जब भी आपसे इलेक्ट्रॉनिक केमिकल प्रॉपर्टीज सेम का बात करेगा तो सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है यहाँ पे, कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पर ये आपने कैसे फाइंड करना है। अ प्रोटॉन हैज द मास ऑफ दिस वन, ठीक है, न्यूट्रॉन का मास ये दिया हुआ है। तो अब किस स्पीशीज की बात कर रहा है, सी की। अगर मैं देखूं सी के ऊपर जाऊंगा मैं, ठीक है, मैं प्रोटॉन देखूंगा, सी के 3 प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन कितने हैं, 4। तो अब सी के 3 प्रोटॉन थे और न्यूट्रॉन 4 थे। अब मैंने क्या करना है, 3 इंटू ये वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना, 1.6726 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर -24 प्लस उसने कहा कैलकुलेट द मास टोटल, ठीक हो गया। तो अब 4 न्यूट्रॉन्स थे, 4 मल्टीप्लाई बाय इसकी वैल्यू न्यूट्रॉन्स की 1.6740 इंटू 10 टू रेज पावर -24। तो जो भी आपके पास आंसर आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद सम करके, तो वो आपका राइट आंसर होगा। अच्छा, नेक्स्ट देखें, लिथियम। लिथियम इज द मेटल, तो ये सॉलिड स्टेट में है। और याद रखिएगा वाटर हमेशा लिक्विड स्टेट में होगा, और लिथियम हाइड्रोक्साइड आपके पास जो है ये किस स्टेट में होना चाहिए। ऑल हाइड्रोक्साइड्स आर इनसोल्यूबल एक्सेप्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और स्नैप, मैंने आपको बताया था सैप वाला, सोडियम, पोटाशियम, ठीक है, और अमोनियम आ जाता था। अच्छा, अब यहाँ पे उनमें से कुछ भी नहीं है, तो ये सॉलिड स्टेट में होना चाहिए, ये गैस स्टेट में होना चाहिए। अच्छा जी, अब लिथियम जब हम लोग वाटर में ऐड करते हैं तो गिव टू ऑब्जर्वेशन, सबसे पहले तो फिजिंग होती है, फिजिंग हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है या बबलिंग, ठीक है, तो वो फिजिंग हो रही है। उसके बाद दूसरे नंबर पे तो ये क्या होता है कि लिथियम डिसॉल्व्स एंड कन्वर्टेड इनटू द बॉल फॉर्म, ठीक है, डिसॉल्व्स एंड डिसअपियर, थोड़ी देर बाद ये गायब हो जाएगा, क्योंकि ये जो है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। ये इसकी ऑब्जर्वेशन। अब आपके पास आ जाता है मास ऑफ लिथियम इज एडेड टू दिस, ठीक हो गया, मतलब मास ऑफ लिथियम इज एडेड बिटवीन, मतलब ये वैल्यू रेंज दी हुई है। अब ये कंफ्यूज करने के लिए दिए, ये आंसर ये होना चाहिए। अब आपने फाइंड क्या करना है, the reaction produces 375 centimeter cube of hydrogen gas at room temperature and pressure. Calculate the mass of
लिथियम, आपने मास ऑफ लिथियम कैलकुलेट करना है। तो मास ऑफ लिथियम का फॉर्मूला, मास का फॉर्मूला क्या होता है? अब यहाँ पे मास का फॉर्मूला मोल्स इनटू एमआर, ठीक है, वही फॉर्मूला आपने रखना है। अब एमआर है लिथियम का, ऑब्वियसली है 7, तो मैं इसका 7 लगा दूंगा, पर मोल्स नहीं है मेरे पास। अब डेटा क्या है मेरे पास? मुझे वॉल्यूम गिवन है। अच्छा, अब मुझे वॉल्यूम गिवन है किसका? हाइड्रोजन का। क्या मैं वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स इनटू सेंटीमीटर क्यूब वाला है, तो सेंटीमीटर क्यूब वाला 24,000 वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। मोल्स, मोल्स इधर ही रहेंगे, और वॉल्यूम मेरा कितना था? 375, ये मैंने लिखा 375 डिवाइडेड बाय 24,000। तो जो भी मेरा आंसर आएगा वो मेरी किसकी आएगी? हाइड्रोजन गैस का, गैस के मोल्स आ गए, ठीक है। अब जब हाइड्रोजन गैस के आपके पास मोल्स आ जाएंगे, तो आपने सिंपली क्या करना है? उसकी वैल्यू जो है वो आपने फाइंड करनी है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ इसके मोल्स। अच्छा जी, मोल्स कितने आए कि जब आप इसको 0.0156, 0.0156, अब आपको मोल्स चाहिए किसके? हाइड्रोजन के मोल्स आए हैं, पर आपको चाहिए तो लिथियम के मोल्स हैं। तो आपने हाइड्रोजन रेशो लिथियम लिखना, ठीक है। हाइड्रोजन के कितने मोल्स हैं? इक्वेशन पे चले जाएं। क्या आपको इक्वेशन है यहाँ पे गिवन? ऑब्वियसली गिवन होगी ये। हाइड्रोजन के कितने मोल्स हैं? 1, ठीक है, और लिथियम के 2 हैं। हाइड्रोजन के 1 और लिथियम के 2, हाइड्रोजन के 1 और लिथियम के 2। अब लिथियम मैंने फाइंड करने हैं मोल्स, और हाइड्रोजन के कितने मोल्स आए हैं? 0.0156। तो जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा लिथियम के मोल्स 0.03125, 0.03125, ठीक है। तो अब आपके पास ये किसके मोल्स आए? लिथियम के, ठीक है। आपने सिंपली ये इसमें वैल्यू पुट करनी है 0.03125, और आपके पास जो है लिथियम का मास आ जाएगा, वो आएगा 0.21875, 21875, इस तरह का आंसर आएगा, ठीक है। तो ये ग्राम्स में है। अब आप देखें कि आपका आंसर ठीक है, उसने यही कहा था ना 0.20 से लेकर 0.30 के दरमियान में है, तो यही आंसर आएगा। अच्छा, अब ये देखना है आपने, पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन लिथियम, व्हाई? क्यों ऐसा होता है? ये क्यों ज्यादा रिएक्टिव है? अब आपको एक सिंपल सी चीज बता दूं, ये जो है ना, जितना डिस्टेंस नंबर ऑफ शेल्स के इंक्रीज होने पे, ये न्यूक्लियस की ना आउटर शेल इलेक्ट्रॉन के ऊपर ग्रिप, न्यूक्लियस की आउटर शेल इलेक्ट्रॉन के ऊपर ग्रिप वीक हो जाती है, तो ये इजीली गेट लॉस्ट, इजीली गेट लॉस्ट, ठीक है। तो यही आपने आंसर लिखना है कि पोटेशियम में एक तो नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा है, नंबर ऑफ शेल्स मोर, ठीक हो गया, जिसकी वजह से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या है? वीक होगी, ठीक हो गया। तो आपका पहला मार्क पॉइंट ये है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। दूसरा मार्क पॉइंट, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर शेल इलेक्ट्रॉन जो है वो वीक होती जा रही है, वीक। और जिसकी वजह से जो थर्ड मार्क पॉइंट होगा कि पोटेशियम का आउटर शेल इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस्ट हो जाता है। अब लिथियम, अब आपको ये पता है ये मेटल्स हैं, तो मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं, ठीक है। अच्छा, अब गिव वन ऑब्जर्वेशन व्हेन स्मॉल पीस ऑफ पोटेशियम इंस्टेड ऑफ लिथियम इज एडेड टू वाटर। अब लिथियम की जगह पे पोटेशियम ऐड किया है, लिथियम जो है था वो स्लो रिएक्शन करता था। अब आपको ये पता है कि पोटेशियम एक तो मूव्स फास्टर, ठीक है, मूव्स फास्टर, तेजी से मूव करेगा। उसके बाद रिएक्ट्स फास्टर भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। और दूसरे नंबर पे ये क्या करेगा? मेल्ट्स हो जाएगा, खुद को डिसॉल्व कर लेगा ना, मेल्ट्स, पोटेशियम मेल्ट्स। और अगर इसमें ये रिएक्शन जो है ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो इसमें कुछ ना कुछ जो है वो फ्लेम भी प्रोड्यूस होगा, और आपको पता है पोटेशियम लाइलैक फ्लेम देता है, लाइलैक फ्लेम। इसमें से कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पर जो है एक्सप्लेन व्हाई पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन लिथियम, ठीक है। ये क्यों ज्यादा रिएक्टिव है देन लिथियम से, पोटेशियम? तो वही रीजन मैंने आपको ऊपर बता दिया है, तो वो आप लिख देंगे इसको। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे इथानोल रिएक्ट्स विद पोटेशियम डाइक्रोमेट टू फॉर्म इथानोइक एसिड। अब ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, जो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियो देखी है उसके अंदर होगा। इसमें होता है कि एक ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है ना, इसको H2SO4 में हम लोग डिसॉल्व करते हैं, मतलब H2SO4 में। तो वो अदर रिजेंट वही था कि H2SO4 आपको जरूरत होती है सल्फ्यूरिक एसिड की, ठीक है।
अब यहाँ पे आपने डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड आपने लिखना है, कुछ भी आप लिख देंगे, डाइल्यूट भी चलता है इसमें और कंसंट्रेटेड भी, दोनों एक्सेप्टेबल है। अच्छा, अब इथेनॉल रिएक्ट्स विद पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर क्या होता है? पर्पल। ठीक हो गया? तो और आपने यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर पर्पल नहीं होता, ये होता है ऑरेंज कलर। ठीक है? ऑरेंज टू ग्रीन कलर शो करेगा इथेनॉल के साथ, ऑरेंज टू ग्रीन। ठीक है? ये आपने याद रखना है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट आ जाता है। सोडियम इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम कार्बोनेट, ये रिएक्ट कर रहा है। अब आपको ये पता है कि जब आपकी ये केमिकल इक्वेशन बनती थी, आपको एसिड जो है वो हाइड्रोजन डोनेट करता था, इसकी जगह सोडियम ने लेनी है, तो आपके पास क्या बनेगी? CH3 COO और सोडियम अटैच हो गया Na। ठीक हो गया? अब कार्बोनेट है, तो आपको पता है कि दूसरी प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरी प्रोडक्ट जो है हाइड्रोजन जो निकला था एक ऑक्सीजन लेकर H2O बनाएगा, वाटर। ठीक है? अब आपने इसको बैलेंस करना है, तो यहाँ पे अगर आप 2 प्लेस करें तो आपको पता है ये आपके डबल हाइड्रोजन आपके डबल यहाँ पे हो गए और ये बैलेंस आपकी इक्वेशन होगी। अब इसकी ऑब्जर्वेशन, स्टेट टू ऑब्जर्वेशन, इसकी ऑब्जर्वेशन क्या है? अब सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है? उसके बाद उसकी वजह से क्या होगी? बबल्स फॉर्मेशन, बबल्स। ठीक है? और दूसरी ऑब्जर्वेशन जो है वो आपके पास सोडियम कार्बोनेट या फिर सॉलिड डिसअपीयर्स, गेट स्मॉलर। ये जो सॉलिड है ना, मतलब आपके पास ये सॉरी ये नहीं, यहाँ पे सॉलिड डिसअपीयर हो गई, ये सॉलिड जो बनेगा डिसअपीयर्स, क्योंकि ये हाईली जो है वो वोलेटाइल होता है और ये डिसअपीयर होता जाएगा, मतलब कन्वर्ट होता है, जिसमें सब्लिमेशन प्रोसेस आपने पढ़ा ना, उसमें। अच्छा जी, स्टेट द रोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन दिस रिएक्शन। अब सल्फ्यूरिक एसिड किस तरह का रोल प्ले कर रहा है, क्या कर रहा है, मतलब वो रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या है? अब इस रिएक्शन में जब भी आपने सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है, वो एज अ कैटलिस्ट एक्ट करता है, कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट अप करता है। ठीक है? व्हाई स्टूडेंट हीट द मिक्सचर इन वाटर बाथ इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली, मतलब ये देखें ना, इथेनॉल इथेनोइक एसिड के साथ बॉइलिंग ट्यूब में फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया, हॉट वाटर बाथ फॉर सेवरल मिनट्स, ये आपने देखना। व्हाई द स्टूडेंट हीट्स द मिक्सचर इन द वाटर बाथ इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली हीट विद बंसन बर्नर। अब आपको पता है इथेनॉल क्या होता है? इथेनॉल इज फ्लेमेबल, फ्लेमेबल होता है, तो आप जब इसको डायरेक्टली हीट करेंगे तो ऑब्वियसली फ्लेमेबल, ऑब्वियसली वो क्या करेगा? वो फ्लेम कैच करेगा और बन के उड़ जाएगा। अच्छा, स्टेट हाउ द स्टूडेंट वुड नाउ द इथाइल इथेनोएट हैज फॉर्म्ड। कैसे पता लगेगा कि इथाइल इथेनोएट फॉर्म हो गया? अब यहाँ पे बड़ा ही आसान सिंपल सा वे है कि आपको स्वीट स्मेल मिलेगी, स्वीट स्मेल। ठीक है? डिस्टिंक्टिव स्मेल होती है ना इसकी, तो ये स्वीट स्मेल जब आ गई आपको, ठीक है, स्वीट स्मेल, तो आपके पास जो है वो इथाइल इथेनोएट फॉर्म हो गया। ये इसका लास्ट क्वेश्चन था। तो होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी बहुत अच्छे से। तो होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह ताला खैर करेंगे, कोशिश करनी है इसको समझ के करने की।